हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैक्ट चेक अगेन। काफ़ी दिनों बाद मैं आज आई हूँ आपके सामने। आज मैं आपके सामने आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में बात करने आई हूँ, तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहिए और ध्यान से सुनिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए। आयुर्वेद चिकित्सा 1930 के आसपास एक दिन अचानक से आयुर्वेदाचार्य, जो कि कोई व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में 20-25 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद ही बनता है, को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ये 1930 की बात है, क्योंकि उनके पास अंग्रेजों के विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कागज की डिग्री नहीं थी। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने स्वयं अपने हाथों से लिखकर कुछ वैद्यों को प्रामाणिक डिग्री दी, जो उनके विशेषाधिकार में थी। पर आज इस विषय में कि कैसे आयुर्वेद को भारत में तहस नहस किया जाए, कैसे विदेशी फार्मा के लाभ के लिए, इस पर आज तक कभी कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए मैं ये चर्चा आपके सामने लेके आई हूँ। आयुर्वेद चिकित्सक असाध्य और कठिन रोगों में सदियों से रसायन शास्त्र के अनुसार रस और भस्मों का इस्तेमाल करते रहे हैं और बड़े से बड़े रोगों को भगाते रहे हैं। लेकिन प्रभावशाली एलोपैथी लाबी के दबाव में आकर बहुत पुराने समय से सरकारें उनके उपयोग की औपचारिक अनुमति नहीं दे रही हैं। आयुर्वेद को केवल कुछ जड़ी बूटियों और काढ़े तक ही सीमित कर दिया गया है, जिससे बड़ी बड़ी महामारियों के इलाज में भी बाधा आ रही है। अगर इस समय आयुर्वेदिक को बढ़ावा दिया जाता तो शायद जितनी बीमारी बढ़ी है उससे कुछ न कुछ कम जरूर होती। आयुर्वेद के इतिहास में प्राचीन भारत की एक घटना का मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगी, जिनके अनुसार एक बार मगध में महामारी दुर्भिक्ष का प्रकोप हुआ। वर्षा न होने के कारण सारी फसलों सहित जड़ी बूटियां भी सूख गई थीं। भोजन के अभाव में जनता कुपोषण और बीमारियों से त्राहिमाम कर रही थी। तत्कालीन मगध सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय में इस संकट से निपटने के लिए आचार्यों का महासम्मेलन आयोजित किया और सभी आचार्यों से अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बोला। अंत में नागार्जुन नामक आचार्य ने अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं सिंगरफ और हिंगुल से पारा निकाल सकता हूँ और पारे से स्वर्ण बनाने की विधि भी मैं जानता हूँ। यदि प्रयोग करने की राजाज्ञा व थोड़ा सा धन मिले तो मैं स्वर्ण के व्यापार से राजकोष भर सकता हूँ। जिससे प्रजा की सहायता पर कुपोषण मुक्त कर रोगों से रक्षा भी की जा सकेगी। पारे, स्वर्ण आदि धातुओं के भस्म से संपूर्ण रोगों की चिकित्सा भी संभव है। सम्राट अविश्वास के साथ आश्चर्यचकित सुनता रहा, पर कोई अन्य विकल्प न होने के कारण आचार्य नागार्जुन को इस सूत्र को यथार्थ में बदलने के लिए राजकोष से धन उपलब्ध कराने की राजाज्ञा जारी कर दी। आचार्य नागार्जुन ने अपने व्यक्त विचार को प्रयोग में बदलकर इतना स्वर्ण का निर्माण किया कि राज्य का राजकोष समृद्ध हो गया तथा भस्म से जनता की चिकित्सा कर स्वास्थ्य व समृद्ध राज्य की पुनर्स्थापना हुई। राजा प्रसन्न होकर आचार्य नागार्जुन को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात आचार्य नागार्जुन की ख्याति चीन, जापान सहित पूरे एशिया में फैल गई। ये तो मैंने आपको एक बात बताई। रसायन शास्त्र आयुर्वेद का प्रमुख प्रभावकारी अंग है। इस कथानक से ये स्पष्ट होता है कि रसायन शास्त्र आयुर्वेद का प्रमुख प्रभावकारी अंग रहा है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान की 3 धाराएं हैं, जिन्हें चरक, सुश्रुत और नागार्जुन संप्रदाय कहा जाता है। चरक संप्रदाय में जीवन शैली, रोगों से बचाव, चिकित्सा में औषधियों के प्रयोग की प्रमुखता है। सुश्रुत संप्रदाय में शल्य अर्थात सर्जरी प्रधान है। इसी तरह नागार्जुन संप्रदाय में जटिल रोगों, महामारियों, आपातकालीन चिकित्सा एवं विषज, धातु, खनिज प्रधान औषधियों की प्रमुखता है। परंतु यहाँ खेदजनक तथ्य यह है कि केवल चरक संप्रदाय को ही आयुर्वेदिक मान लिया जाता है, जहाँ ऐसी अवधारणा है कि भारत का हर आदमी कुछ न कुछ आयुर्वेद जानता है। आयुर्वेद जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा पद्धति है। इसकी सेवाएं नुकसान नहीं करती।
इसलिए इसके सेवन से डॉक्टर या वैद्य के परामर्श की आवश्यकता नहीं, परंतु वास्तव में आयुर्वेद ना होकर लोक चिकित्सा का परंपरागत चिकित्सा भी है, जिसका प्रचलन दुनिया की प्रत्येक सभ्यता ने किया है और कर रहा है। आयुर्वेद का वैज्ञानिक पक्ष इससे अलग है। इसलिए वास्तविक परिणाम परक चिकित्सा के लिए आयुर्वेद चिकित्सा वैद्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि आयुर्वेद में केवल काढ़ा, चूर्ण, जड़ी बूटी चिकित्सा पद्धति नहीं है। इसमें जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से निर्मित धातुओं, खनिजों, जीव जंतुओं की बीमारियों को दूर करने के लिए कई तरह की औषधियाँ, बहुत सारी चीजें और भी आती हैं जो किसी जटिल आपातकालीन रोगों में परिणाम देती हैं और बहुत अच्छा परिणाम भी देती हैं। यही नागार्जुन संप्रदाय है जो आयुर्वेद को आधुनिक औषधि विज्ञान के समकक्ष पूर्ण आयुर्विज्ञान बनाता है। इसे शैव संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि शैव में रस्म भस्म की निर्माण प्रक्रिया, औषधि योगों का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार रस शास्त्र की उत्पत्ति भी शिव से मानी जाती है। वीरभद्र भैरव इसके मुख्य आचार्य माने जाते हैं। आयुर्वेद के रस भस्मों का प्रभाव एलोपैथी की कृत्रिम रासायनिक औषधियों की तरह ही होता है। इन औषधियों को गलत प्रयोग से दुष्प्रभाव भी होता है, इसलिए इनके प्रयोग में चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता होती है। रस भस्मों का दुष्प्रभाव इम्फेक्ट या रिएक्शन भी कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। एलोपैथिक में कृत्रिम रासायनिक औषधियों के अपेक्षा नगण्य सा होता है, लेकिन एलोपैथिक में जो नुकसान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आयुर्वेद में उतना नहीं होता है, ना के बराबर होता है। वैसे तो होता ही नहीं है नुकसान। रस भस्मों में निर्माण में अनेक वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया जटिल व वैज्ञानिक होती है। मारण, जारण, संस्कार, भस्मीकरण आदि प्रक्रियाओं में उसके विषाक्त प्रभाव खत्म हो जाते हैं। ये रस भस्म युक्त औषधियाँ हजारों साल से बनाई व प्रयोग में लाई जाती रही हैं, जिनके प्रयोग से इमरजेंसी, ज्वर, वमन, अतिसार, रक्तस्राव, घाव, श्वास कष्ट, हृदय रोग, घाव आदि रोगों में तत्कालिक लाभ भी मिलता है। आज भी आयुर्वेद में सफल चिकित्सक रस भस्मों के प्रयोग से ही चिकित्सा का चमत्कारिक लाभ देते हैं। सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर सैकड़ों कंपनियां इन दवाओं की भारी मात्रा में उत्पादन भी करती है। आयुर्वेद के स्नातक पाठ्यक्रम का यह महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए एक विभाग भी होता है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट, एमडी व पीएचडी की उपाधियां भी दी जाती हैं। इस विषय का विस्तृत भंडार है। आयुर्वेद संस्थानों में प्रयोगशालाएं होती हैं। रस मंगल, रसायन महानिधि, रसेंद्र संहिता, रसतंत्र, रसायन वतंत्र, रसतंत्र सार, रसतरंगिणी आदि अनेक प्रमाणिक ग्रंथ हैं। इसके बावजूद आश्चर्यजनक रूप से आयुर्वेदिक संस्थानों से लेकर आयुर्वेदिक चिकित्सकों तक रस भस्मों का प्रयोग प्रति भय या उपेक्षा का भाव समा गया है। यहाँ आयुर्वेद की जीवन शैली सुधार व हर्बल पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है। सरकार भी आयुर्वेद के नाम पर हर्बल औषधियों को ही प्रचारित करती है। प्रबुद्ध वर्ग में भी रस भस्मों के प्रति प्रचारित भय देखने को मिलता है। साथ में एलोपैथिक फार्मा का एक दुष्प्रचार भी है। इसका कारण एलोपैथी फार्मा रिसर्च का दुष्प्रचार है, जिसके गले यह नहीं उतरता कि कैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, आर्सेनिक आदि खिलाया जा सकता है। उस वैज्ञानिक को यह भ्रम है कि धातुओं के कण गुर्दा, लीवर को नुकसान पहुंचाएंगे। इस विषय पर बाकायदा शोध पत्र शामिल किए गए हैं, पत्रिकाओं में लेख भी दिए गए हैं। आयुर्वेद की रासायनिक धात्विक औषधियों का हानिकारक माना गया है। आश्चर्य यह होता है कि आम लोग एलोपैथिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद के चिकित्सक और फैकल्टी मेंबर भी इस पर विश्वास करने लगे हैं। एलोपैथिक विधा के आधुनिक नामी संस्थानों में गुर्दा व लीवर रोग के लिए आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। भले ही वे रोगी कभी आयुर्वेदिक दवा का सेवन ना भी करता हो, तो भी उसको इस तरह की बात बताई जाएगी। हालांकि पेन किलर दवाओं का अतिरिक्त लीवर के खराब होने का सबसे बड़ा कारण बहुत ज़्यादा दवाई खाना भी होता है, जिसे लोग बिना चिकित्सीय परामर्श के ही खाने लगते हैं। इस विषय पर कुछ वैज्ञानिक चिकित्सक बात करने पर आधुनिक पैरामीटर व परीक्षणों की और आंकड़ों की मांग की जाती है, क्योंकि जिन दवाओं का हजारों साल से मनुष्यों पर प्रयोग किया गया है और आज भी हो रहा है, उन दवाओं को उपरोक्त पंक्तियों में कहा गया आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं द्वारा भारी मात्रा में दवाई बनाई और बेची जाती हैं। देश के हर शहर में प्रतिमाह लाखों करोड़ों का कारोबार है।
अगर ये हानिकारक होता तो ऐसा क्यों होता? पुराने समय से लोगों ने दवा खाई है, वो बिल्कुल ठीक है। असल मामला एलोपैथिक औषधियों के विकल्प खड़े होने का भय है। एक शोध के अनुसार भारत में हर साल लाखों एंटीबायोटिक दवाएं बिना मंजूरी के बिकती हैं, जिससे दुनिया भर में सुपर बग के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग का खतरा मंडरा रहा है। एक शोध में बताया गया है, ब्रिटेन ने कहा है कि भारत में बिकने वाली 64% एंटीबायोटिक दवाइयां अवैध हैं, जो विकसित देशों में प्रतिबंधित। इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है, आयुर्वेदिक रस पारद युक्त औषधियां भस्मों के प्रभाव में हजारों साल में कोई कमी नहीं आई है, जितनी ये पहले प्रभावी थी उतनी ही प्रभावी आज भी हैं। लाखों वैद्य इनके प्रयोग से सफल चिकित्सा भी दे रहे हैं। आज कोरोना महामारी के दौर में भी पूरी दुनिया में इसके लिए कोई निश्चित परिणाम पर दवा नहीं है, फिर भी एलोपैथिक बहुत सारी दवाइयां अपने दिए जा रही, धड़ल्ले से और विश्वास से दी जा रही और लोगों पे प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद के रस भस्मों के प्रयोग से परहेज क्यों किया जा रहा है? आयुर्वेद यदि प्राचीन चिकित्सा विधियों के विकास के लिए भारत सरकार ने 2016 में एक मंत्रालय भी गठित किया था। आयुर्वेद का मतलब केवल काढ़ा ही नहीं है। इस महामारी काल में यह बहुत बड़ा वरदान भी साबित हो सकता है। इसलिए हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए और आयुर्वेद नुकसान भी नहीं करता है। थैंक यू, धन्यवाद।